नए प्रोडक्ट अगर पुराने भी हैं तो उनके लिए नए आपको कंटेंट देते रहें, मार्केटिंग के लिए आप लोगों को नई नई चीज़ें देते रहें। बहुत सारे लोग नए हैं मुझे लगता है आज, और काफ़ी सारे पुराने भी होंगे। तो जिन कुछ लोगों को रिवाइज हो जाएगा, कुछ लोगों को नई इन्फॉर्मेशन मिलेगी, नई चीज़ें होती हैं, कुछ प्रोडक्ट्स, नए कॉम्बिनेशंस, हर एक चीज़ पे डिस्कशन करेंगे। आर्थराइटिस का जैसे अनिकेत जी ने बताया, काफ़ी काफी बड़ा इशू है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है मतलब आर्थराइटिस का। और कुछ मैं फैक्ट्स आपको ऐसे बताऊंगा जो सर्वे करके पता चला कि इंडिया में इतनी बड़ा इशू क्यों है। और ऐसी बातें हैं जिनको सुन के आपको लगेगा कि यार ये तो शायद हम सोचते थे कि ये बहुत अच्छी चीज़ है, बट ये अच्छे होने के साथ साथ हमारे आर्थराइटिस का भी एक कारण बनती जा रही है धीरे धीरे। तो काफी सारे लोग हो गए, 250 के आसपास लोग हैं। बहुत अच्छा है, देख के अच्छा लगता जी। है कि हर बार स्ट्रेंथ बढ़ती जाती है। तो मैं स्क्रीन इसके शेयर। बैकग्राउंड में लगभग और 100 लोगों से ज्यादा लोग होंगे जो बैकग्राउंड में होंगे, जो बैठे होंगे, सब सुन रहे होंगे। लगभग 400 से ज्यादा लोग हैं जो सुन रहे हैं सब। जी जी, सही कह रहे हैं सर। बहुत बड़ी बात है। बहुत अच्छा लगता है कि इतने सारे लोग कनेक्ट होते हैं और इतने सारे लोग सुन पा रहे हैं, हम लोगों तक पहुंच पा रहे हैं। जिसने भी जूम सर बनाया है या फिर इंतजार ये रहता है। जी। जिसने भी बनाया है उसके लिए तो हम तो सर आपका इंतजार करते हैं कि सर कब आएंगे। सर डेफिनेटली सर। मुझे भी ये इंतजार रहता है, आप लोग बुलाएं, इकट्ठे हों, फिर हम मिलें। इस बार कोशिश करेंगे कि कोई हमारा जी सेमिनार होगा तो फिजिकल ट्रेनिंग भी करें हमें आके, कुछ कोई ऐसे मीटिंग होगी तो। सर, ये नहीं। बहुत ही गुड न्यूज दे दिया आपने तो टीम को। मतलब इससे बेहतर क्या ही हो सकता है और। स्क्रीन दिख रहा है सर। यस सर। क्लियर सर। जी, एक सेकेंड, ये स्क्रीन में। चलिए, जोई वेलनेस बिल्डिंग हेल्दी ड्रीम्स। तो सपने तो देखने हैं, सपने तो सजाने हैं, पर हेल्दी भी होने चाहिए हर तरह से, फिजिकली और मेंटली भी। कोई हमारी सोच भी हो तो वो भी अनहेल्दी नहीं होनी चाहिए किसी के लिए भी। और गलत चीज़ें नहीं करनी चाहिए। ये हमारा इसको हम मानते हैं और यही शेयर करते हैं लोगों से। जोड़ों का दर्द, जॉइंट पेन, ये इमेज जो आप देख रहे हैं, ये हमारे घर में जनरली आपको अगर बुजुर्ग लोग रहते हैं साथ में तो ये काफ़ी कॉमन है, देखने को मिलता होगा, सुनने को मिलता होगा। आपके पेरेंट्स हैं या आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, वो आपके साथ रहते हैं, तो ये बहुत कॉमन है। अब अब तो इतना कॉमन हो गया है कि ग्रैंड पेरेंट्स तक की बात ही नहीं है, अब तो 40 प्लस होते ही जोड़ों का दर्द स्टार्ट हो जाता है बहुत। तो अब मैं बच्चों में देख रहा हूँ कि 30 प्लस में स्टार्ट होने लगा है। अब बहुत सारे वजह हैं इसके पीछे, और ये एक ऐसा पेन है जिसका मतलब ये काम करने भी नहीं देता और रुक सकते नहीं। चलना तो पड़ेगा ही, हाथ पैर तो चलाने ही पड़ेंगे, क्योंकि उसके बिना कुछ होता नहीं, और दर्द होता रहता है। तो थोड़ी दिन में बॉडी फिर यूज टू हो जाती है, फिर ऐसा लगता है कि यार कांस्टेंट ही थकान है या कांस्टेंट ही दर्द है। तो अब इसकी वजह से कितना इरिटेटेड रहता है इंसान, ये तो जिसको होता है वही समझ सकता है। तो जॉइंट पेन और इससे रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं इंडिया के, और जो प्रोडक्ट्स फिर हम एज अ सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं या कितनी रिक्वायरमेंट है, पहले ये समझेंगे कि एग्जैक्टली रिक्वायरमेंट कितनी है और किसको है। उसके बाद हम जो मार्केट में ऑलरेडी सोल्यूशंस अवेलेबल हैं उन पर डिस्कस करेंगे, और वो सोल्यूशन से कुछ फर्क पड़ क्यों नहीं रहा है अगर ऑलरेडी अवेलेबल भी हैं। फिर हम जो सोल्यूशन हम दे रहे हैं, फिर हम उस पर आएंगे फाइनली कि ये सारी चीज़ें हो रही हैं, अब हम जो दे रहे हैं उससे ये बेनिफिट है। ये इस मीटिंग का फ्लो रहेगा। जॉइंट पेन अ मेजर प्रॉब्लम इन इंडिया। जॉइंट पेन इतनी बड़ी प्रॉब्लम है कि शायद मैं तो ऐसा मानता हूं कि अगर कोई बड़ी बीमारियां का नाम लें तो जोड़ों का दर्द ऐसा है जो टॉप 3 में तो डेफिनेटली आएगा। एज पर एक्सपर्ट्स,
इन द नेक्स्ट 5 years नी आर्थराइटिस विल बी फोर्थ मेजर कॉज ऑफ फिजिकल डिसेबिलिटी। आप देखते होंगे बहुत सारे लोग जो चल नहीं पाते, या पहले चल सकते थे फिर धीरे धीरे उनकी डिसेबिलिटी हो जाती है किसी वजह से, या कोई एक्सीडेंट में कुछ हादसे में हाथ पैर नहीं रहते या कुछ होता है। बट ये जिस हिसाब से ये आर्थराइटिस और नी आर्थराइटिस की प्रॉब्लम बढ़ रही है, एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगले 5 साल, लगभग अगर 5 साल, 5 से 6 साल मान लें, मतलब 2030 तक फोर्थ मेजर कॉज होगा इंडिया में फिजिकल डिसेबिलिटी का। मतलब पहले 3 फैक्टर्स कुछ भी हो सकते हैं किसी के अपाहिज होने के, चौथा फैक्टर होगा आर्थराइटिस। इतनी स्पीड से बढ़ रहा है। मोर देन 15 करोड़ इंडियन सफर फ्रॉम नी पेन प्रॉब्लम्स। 10% से ज्यादा, अगर हम 150 करोड़ हैं तो 150 में से 15 करोड़, लगभग 15 करोड़ लोग के जोड़ों में दर्द है, घुटनों में दर्द है। अब आप सोचें कि आपके आसपास अगर 10% का मतलब हो गया कि आप जिस कॉलोनी में रहते हैं, उस कॉलोनी में मान लेते हैं 100 लोग रहते हैं, तो उनमें से आपके आसपास 10 लोगों को घुटने का दर्द है। इतना कॉमन प्रॉब्लम। अगर आप जिस शहर में रहते हैं उस शहर की आबादी अगर 1 करोड़ है, तो उसमें से कम 10 10 लाख लोगों को जोड़ों का दर्द है। इतना कॉमन, इतना सिवियर इशू है। नी आर्थराइटिस पेशेंट्स इन इंडिया आर 5 times मोर देन वेस्टर्न नेशंस। वेस्टर्न नेशंस की बात हो रही है, सिर्फ किसी कंट्री की नहीं। चाहे आप यूरोप को मान लें या यूएस को मान लें, कनाडा को मान लें, या और किसी कंट्री को जो वेस्ट में है, उन सारी कंट्रीज को मिला के भी 15 times मोर वेस्टर्न नेशंस से इंडिया में पेशेंट्स हैं। इसकी वजह एक ये भी है कि पॉपुलेशन हमारी ज़्यादा है, बट हमारे यहाँ पे फिर भी पॉपुलेशन को फैक्टर करते हुए भी उनसे ज़्यादा पेशेंट्स हैं, अगर एज पर रिसर्च या एज पर डेटा जो कहता है। उनके यहाँ पे जितने पेशेंट्स होते होंगे, जिस भी वजह से होते होंगे, इंडिया में पेशेंट्स आर्थराइटिस के होने की वजह ही बहुत डिफरेंट है। 90% ऑफ इंडियन वुमेन आर डेफिशिएंट इन विटामिन डी विच इज क्रिटिकल इन बोन हेल्थ। 90% ऑफ इंडियन वुमेन। मतलब आप अगर इस मीटिंग में अभी 300 400 लोग जो हम बैठे हैं, इसमें से मान लेते हैं 50% अगर फीमेल्स अटेंड कर रही हैं इस मीटिंग को, उनमें से मतलब 50 में से तो 40% तो मिनिमम इस मीटिंग के लोग जो हैं वो विटामिन डी डेफिशिएंट हैं। और जो विटामिन डी डेफिशिएंट हैं वो, उनकी बोन हेल्थ पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, तो वो आर्थराइटिस होने की या फिर उनको हो चुका होता है, इतने क्लोज होते हैं। इतना सिवियर इशू है, क्योंकि विटामिन डी डेफिशिएंसी बहुत सिवियर है इंडिया में लोगों को। आप डॉक्टर के पास जाएं, अगर लाइफस्टाइल बीमारी कोई भी लेके जाएंगे तो साथ में वो विटामिन डी जरूर देगा। कोई भी वो आपको बीमारी हो, चाहे आप आर्थराइटिस या फिर डायबिटीज या फिर सर्वाइकल या कोई भी ऐसी लाइफस्टाइल बीमारी के लिए जाएंगे डॉक्टर के पास, डेफिनेटली वो आपको विटामिन डी देगा, क्योंकि उन्हें पता है डॉक्टर्स को कि विटामिन डी इतना इंपॉर्टेंट है जो हमें मिल नहीं रहा है, और उसकी वजह से हमारे पास ये इश्यूज हो रहा है। इसका सोल्यूशन भी नहीं हो पा रहा है। मतलब हमें पता है विटामिन डी सन से मिलता है, बट बिकॉज ऑफ पोल्यूशन और ओजोन लेयर डिप्लीशन और ये जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं उसकी वजह से वो भी इतना फिल्टर आउट होके पहुंचता है अपने पास तक कि शायद वो भी 100% नहीं मिल पा रहा है, अगर आप धूप में भी रहते हैं तो सोल्यूशन कुछ एक्चुअली है नहीं। सिर्फ ये है कि आपको सप्लीमेंट्स अच्छे लेने ही पड़ेंगे और अपना थोड़ा लाइफस्टाइल ठीक रखना ही पड़ेगा, अगर इन इश्यूज से बचना है। अब बात करते हैं रीजंस की। मेजर रीजन जो है, जो बून एंड बेन, एक इंग्लिश का टर्म है कि वरदान भी है और यही श्राप भी है एक तरह से, जिसकी वजह से हमारी पॉपुलेशन में ये इश्यूज आ रहे हैं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी हैज डबल्ड सिंस इंडिपेंडेंस, लीडिंग टू अ ह्यूज पूल पॉपुलेशन सफरिंग फ्रॉम वियर एंड टेयर ऑफ नीज। इसको ऐसे समझें कि आपके पास जूते हैं कोई, और वो जूते आप जनरली 6 महीना पहनते हैं, फिर उसके बाद उसे बदल देते हैं। और वही जूता आप 6 साल पहने, तो उसकी सोल जो है वो तो घिस जाएगी, या ऊपर से कुछ उसका वेयर एंड टेयर हो जाएगा, या कुछ फट जाएगा, अगर एक ही जूते को रेगुलर चलाएंगे। सिमिलरली पहले जो लोग हैं उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम हुआ करती थी, क्योंकि इंडिया में गरीबी बहुत ज़्यादा थी पहले, और हेल्थ केयर फैसिलिटीज इतनी नहीं थी। इस वजह से मतलब ज़्यादा ज़्यादा समय तक नहीं जी पाते थे। अभी क्या है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई है, तो
हुआ ये है कि हमारा जो नी जो हमारी यूज करते हैं, हमारा घुटनों का जो इस्तेमाल है वो बढ़ गया है। पहले अगर 40-50 साल तक इस्तेमाल होता था, तो अब 70-80 साल तक इस्तेमाल हो रहा है, और वो इतने खराब तरीके से इस्तेमाल हो रहा है कि वो धीरे 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 डिग्रेड होता जाता है। इसकी वजह से ये वाली बीमारी लाइफस्टाइल प्रॉब्लम बन गई है हमारी। तो अच्छी बात है कि ज़्यादा दिन तक हम जी पा रहे हैं, बट उसकी वजह से हमारा जो इश्यूज हो रहे हैं बॉडी में, वो कभी कभी इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि वो अनबेरेबल हो जाते हैं। पुअर न्यूट्रिशन ड्यू टू पॉवर्टी, अभी भी बहुत सारे लोग इंडिया में भूखे पेट सोते हैं। और खाना जो हम खाते हैं, आप देखेंगे कि रोटी हम ज़रूर खाते हैं। अगर आप वेस्टर्न नेशंस को देखें, तो वहाँ पे रोटी नहीं खाई जाती है। बहुत सारे कंट्रीज में, बहुत सारे, मतलब यूरोप में या यूएस में, या कहीं देखें तो वो लोग क्या है, वो सब्जी ज़्यादा खाते हैं, रोटी कम खाते हैं। हम लोग रोटी ज़्यादा खाते हैं, सब्जी कम खाते हैं। रोटी में उतना न्यूट्रिशन, रोटी भी न्यूट्रिशियस होती है, बट उतना नहीं होता जितना हमारे सब्जियों से हमें, या फिर हमारे, अगर हम मीट खाते हैं तो मीट से जितना न्यूट्रिशन मिलता है। तो बेसिकली पेट भरने के लिए खाना खाया जाता है, न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन भरने के लिए खाना नहीं खाया जाता इंडिया में। इसकी वजह से, पुअर न्यूट्रिशन की वजह से इश्यूज क्रिएट होते हैं। ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल, स्क्वाटिंग इन द लू, मतलब हम जो इंडियन टॉयलेट सीट्स में बैठते हैं, अब जब तक जवानी है तब तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है तो उसमें बैठने में इशू होता है, और बार बार उस पर इतना प्रेशर, आप मतलब साइंटिफिकली देखा जाए तो वो पेट साफ करने का बहुत अच्छा मेथड है, बट वो नीज पे इतना प्रेशर डालता है आपके, हर रोज अगर 2 बार आप वॉशरूम यूज कर रहे हैं, तो 2 बार आपकी नीज पे इतना ज्यादा प्रेशर पड़ता है कि वो धीरे धीरे वेर एंड टेयर होता जाता है। इस वजह से ये इशूज हैं। क्रॉस लेगेड जब हम बैठते हैं, इंडिया में ट्रेडिशनली हमें ऐसा सिखाया जाता है कि आपको आलती पालती मार के बैठना है, खाना खाना है, जमीन पे बैठ के खाना खाते हैं बहुत सारे लोग। जैसे ये फोटो भी है, जनरली भी अगर बैठे हैं तो ऐसे बैठते हैं, तो इसकी वजह से भी ये वियर एंड टेयर होता है। तो ये ऐसा नहीं है कि ये इश्यूज, मतलब ये प्रॉब्लम्स, ये चीज़ें आपको छोड़ देनी है। जिएंगे तो हम इन्हीं के साथ ही, ऐसे ही जीते आए हैं, बट इनकी वजह से जो हमारे घुटनों पे या हमारे और जॉइंट्स पे जो फर्क पड़ता है, उनको कंट्रोल करना पड़ेगा सप्लीमेंट से या फिर कुछ बेसिक चेंजेस से। नहीं तो ये इश्यूज बढ़ते ही रहेंगे, और फिर फाइनली हमें लगता है यार हम तो कुछ करते भी नहीं, कुछ उल्टा सीधा खाते भी नहीं, नॉर्मल लाइफ जीते हैं, इजी गोइंग हमारा लाइफस्टाइल है, फिर भी हमें ये इश्यूज हो गए। क्योंकि हमारा जो डे टू डे लाइफस्टाइल है या डे टू डे हैबिट्स हैं, वो ऐसी हैं कि हमें पता भी नहीं चलता, और वो कहीं ना कहीं हमें धीरे 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 किसी ना किसी पार्ट पे बॉडी के इफेक्ट कर रही होती हैं। नॉट यूजिंग प्रॉपर फुटवेयर, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। हमें आदत ज़्यादा है कि हम नंगे पैर चलें। बहुत सारे लोगों को आदत होती है नंगे पैर चलने की। अब पहले क्या होता था कि मल्टी मल्टी स्टोरी घर नहीं होते थे, मतलब एक ही फ्लोर होता था, ग्राउंड फ्लोर ही होता था, और बाहर भी कच्चा ज़्यादा होता था, सीमेंटेड कम होता था। तो वहां से ये आदत पड़ी है कि आपको नंगे पैर चलने का, क्योंकि पहले से ही है, नंगे पैर ही चलते थे, जूते चप्पल इतने ज़्यादा होते नहीं थे। धीरे धीरे ही इंडिया ने ग्रो किया है, सारे ही लोग, मतलब मोस्ट ऑफ द पीपल वर पुअर इन इंडिया। तो अब क्या हुआ है, आदत तो वही रही नंगे पैर चलने की, बट हर जगह सीमेंटेड हो गया है। अब पहले जब आप कच्चे फ्लोर पे नंगे पैर चलेंगे तो वो थोड़ा सा कुशन मिलता है, बट सीमेंटेड पे बिल्कुल कुशन नहीं मिलता है। तो वो अब इतना, वो धीरे 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 वो वेर एंड टेयर होते होते अब आपकी नीज पे इफेक्ट इतना पड़ने लगा है कि फाइनली आपकी कुछ ना कुछ नीज में इश्यूज होने लगता है। इसीलिए आप देखेंगे कि जब डॉक्टर के पास जाते हैं और उसको बोलते हैं कि भैया घुटनों में दर्द हो रहा है, तो वो क्या बोलते हैं कि नंगे पैर चलना है तो किसी उस पे कम घास में चलना है, या फिर थोड़ी सी गीली मिट्टी पे चलना है, कि कहीं तो कुशन मिले। ट्रेडमिल पे भी मना करते हैं डॉक्टर चलने के लिए, क्योंकि ट्रेडमिल भी हार्ड होता है। तो ये लाइफस्टाइल इश्यूज हैं, लाइफस्टाइल प्रॉब्लम जो हम कहते हैं, वो लाइफस्टाइल चैलेंजेस हैं। क्योंकि अगर आप इसके अलावा और लाइफस्टाइल इश्यूज हैं आपके, या जैसे वर्कआउट बिल्कुल ही जीरो है, या सिगरेट पीते हैं, या हम अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, या खाना हमारा बहुत ही ज़्यादा खराब है, तो प्रॉब्लम्स होंगी होंगी। बट अगर कुछ भी नहीं कर रहे हैं और ये वाला हमारा जो रेगुलर लाइफस्टाइल है, इससे भी प्रॉब्लम ये क्रिएट होनी शुरू हो गई है। अब
बात करते हैं कि ये प्रॉब्लम है कितनी बड़ी। मार्केट की अगर बात करें, जो एलोपैथ मेडिसिन का मार्केट है, आर्थराइटिस मार्केट 2022 में लगभग 9,000 करोड़ का था, और एस्टिमेट ये है कि 2030 में 20,000 करोड़ का, ये सिर्फ इंडिया की बात कर रहा हूँ, ये मार्केट है। ऑस्टियो आर्थराइटिस एक काइंड ऑफ आर्थराइटिस है। 1990 में सिर्फ 2.25 करोड़ लोगों को ये हुआ करता था। 2019 तक सिर्फ 100% ग्रोथ हुई, 6 करोड़ लोगों तक पहुंचा। मतलब आप देखें, लगभग 30 साल में सिर्फ 3 करोड़ लोगों का डेटा बढ़ा। बट अभी ये है कि अगले मतलब 5 साल हो चुके हैं, और 5 साल में, इस 10 साल की पीरियड में, ये ऑलमोस्ट ट्रिपल हो जाएगा। इस स्पीड से चीज़ें बढ़ रही हैं, इस स्पीड से ये बीमारी बढ़ रही है। क्योंकि वही है कि एक तो बेसिक लाइफस्टाइल इश्यूज, प्लस जो हमने अपना लाइफस्टाइल खराब कर लिया है, प्लस जो पोल्यूशन है, और इतनी सारे इश्यूज हैं। अब आर्थराइटिस बेसिकली है क्या? स्वेलिंग एंड टेंडरनेस ऑफ जॉइंट्स, अगर एक लाइन में बोला जाए तो आपके जोड़ों में, में जो सूजन आ जाती है, वो बेसिकली आर्थराइटिस है। आपके वो उंगलियों के जोड़ों में हो सकता है, आपके वो कलाई में हो सकता है, आपके घुटनों में हो सकता है, टखनों में हो सकता है, आपकी कोहनी में हो सकता है, हर कहीं पे भी हो सकता है। कोई उसका फिक्स नहीं है, बस जोड़ों का, आपके जोड़ों के इश्यूज हैं ये। अब वो ये ऐसे हैं कि बॉल बेयरिंग होते हैं बेसिकली जोड़ों में। अगर आपको बॉल बेयरिंग समझ आता है, कोई मशीन आप देखेंगे जिसमें कोई हिंज का पार्ट लगा हो, जो मूवमेंट होती हो इस मशीन में, तो उसमें एक बॉल होती है जनरली। जो बॉल होती है, वो बॉल मूव करती है। और वो जो बॉल मूव करती है, उसकी वजह से वो मूवमेंट होती है। यही हमारा बेसिक मैकेनिज्म आपके बोन्स का यही है। बॉल बेरिंग मान सकते हैं, ऑफ कोर्स कार्टिलेजेस हैं, बहुत कुछ है, टेक्निकली आप घुसेंगे तो बेसिक मैकेनिज्म यही है। तो धीरे धीरे वो मैकेनिज्म आपका, अब जैसे उस लोहे की बॉल में जंग लग जाए, तो वो अटकने लगेगी ना, मशीन चलेगी नहीं। ऐसे ही आपकी हमारी हड्डियों में जब जंग लगने लगता है, अटकने लगती है, चलती नहीं है। जब अटकता है, आप जब लोहे में जंग लगा हुआ है और फिर भी घूमेगा, तो थोड़ा सा गर्म हो जाता है लोहा। वैसे ही आपके जोड़ों में भी थोड़ी गर्माहट आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है। ये आर्थराइटिस है। अब आर्थराइटिस होते बहुत तरह के हैं, ऑस्टियोपोरोसिस, रूमेटॉइड, गाउट। वैसे तो 100 तरह से ज्यादा के हैं। मेन यही तीन हैं जो जनरली लोगों में दिखते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस होता क्या है, बहुत ज्यादा डिटेल में समझने की जरूरत नहीं है, बस मैं आपको फिर भी बेसिक्स समझा देता हूँ। कि आपकी जो हड्डियां हैं, जब हड्डी ज्यादा लूज होने लगती है, मतलब हड्डी का इस्तेमाल ज्यादा हो रहा है और उसका वेर एंड टेयर ज्यादा हो रहा है, और आपकी हड्डी की जो रिप्लेनिशमेंट है, जो और बननी चाहिए, वो नहीं बन रही है, तब आपको ये इशू होता है ऑस्टियोपोरोसिस का। ऑस्टियोपोरोसिस मींस पोरस बोन्स। आपकी नॉर्मल हड्डी ऐसी दिखती है, और बोन विद ऑस्टियोपोरोसिस ऐसी दिखती है। तो मतलब ये है कि थोड़ी सी खोखली हो जाती है, बोन डेंसिटी आपकी कम हो जाती है। तो ये टेक्निकली है, बहुत ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है। बस ये है कि आपकी हड्डी खोखली हो रही है, इसको ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। बोन्स बिकम वीक एंड स्टार्ट्स टू ब्रेक इजीली। जब आपको ऑस्टियोपोरोसिस होगा तो आपकी हड्डियां वीक हो जाएंगी और इजीली टूटने लगेंगी। आपके हिप, स्पाइन एंड रिस्ट बोन्स ब्रेक मोर कॉमनली। मतलब आपके कच भी चोट लगेगी तो इजीली हड्डी टूट जाएगी। पेन आपको परमानेंट रहेगा। कुछ लोग ही, जैसे आपने देखा होगा, कि थोड़ा झुक के चलने लगते हैं, तो उनकी हाइट भी कम हो जाती है, क्योंकि वो ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम है कि दर्द इतना ज़्यादा होता है कि वो झुकना ही पड़ता है उनको, और वो परमानेंट वही पोस्चर बन जाता है। मोस्ट कॉमन आफ्टर 50 ईयर्स ऑफ एज, मोस्ट कॉमन इन वेमेन। औरतों में ज्यादा कॉमन है, 50 साल के बाद बहुत ज्यादा कॉमन हो जाता है, बट आजकल 30-35 साल से स्टार्ट हो जाता है। कॉजेस क्या हैं? सबसे बड़ा कॉज, सबसे बड़ा कॉज इस बीमारी का है एलोपैथिक मेडिसिन। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये फैक्ट्स हैं। ये जो मार्केट सर्वे हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनीज जो गवर्नमेंट सर्टिफाइड हैं, वो जो सर्वे करती हैं, उनका ये है कि स्टेरॉइड्स एंड एलोपैथिक मेडिसिन औरतों में ज़्यादा इसलिए होता है। मैं बताता हूँ आजकल क्या होता है, कि जो 28-30 साल की उम्र से, इनफैक्ट 25 साल की उम्र से,
पीरियड इश्यूज बहुत ज़्यादा होने लगे हैं लड़कियों को। अब वो इरेगुलर पीरियड हो सकते हैं या उससे रिलेटेड कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। पीसीओडी बहुत कॉमन हो गया है, पीसीओडी, पीसीओएस। तो इसकी वजह से जब आप गायनोकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो वो कुछ मेडिसिन देते हैं और साथ में स्टेरॉइड्स भी देते हैं। तो वो जो स्टेरॉइड धीरे धीरे, वो जो यूज़ करके, मतलब बहुत कम क्वांटिटी में होते हैं बट वो धीरे धीरे आपको इतना अफेक्ट करते रहते हैं कि फाइनली वो ऑस्टियोपोरोसिस में कन्वर्ट हो जाता है। लंग्स प्रॉब्लम बहुत कॉमन है इंडिया में। लंग्स प्रॉब्लम के लिए जो जाता है, वो जो पंप आपने देखा होगा कि वो जो इनको एस्थमा होता है या ब्रोंकाइटिस होता है, वो जो पंप लेते हैं वो स्टेरॉइड है बेसिकली। तो वो इतना कॉमन है, उसकी वजह से आपकी हड्डियां खराब होती हैं। सिमिलरली मेनोपॉज के टाइम पे ये प्रॉब्लम किक इन करती है। जब मेनोपॉज हिट करता है लेडीज को तब ये प्रॉब्लम साथ में आती है। एक्सरसाइज अगर आप रेगुलरली नहीं करते हैं, डाइट आपकी पुअर है, विटामिन डी तो मिल ही नहीं रहा है और कैल्शियम भी अगर आप नहीं लेते हैं, तो आपको ये प्रॉब्लम होगी ही होगी। स्मोकिंग अगर आप करते हैं, अच्छा अगर स्मोकिंग नहीं भी करते हैं फिर भी आप किसी मेट्रो सिटी में रहते हैं या ऐसी सिटी में रहते हैं जहाँ पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, तो भी आपको होगा। क्योंकि जैसे दिल्ली का कहा जाता है कि आप दिल्ली में जनरली अगर दिल्ली की हवा में सांस ले रहे हैं तो 300 सिगरेट के आसपास आप रोज पी रहे हैं। तो 300 सिगरेट कोई इंसान वैसे ही अगर पी ले तो शायद मर ही जाए, बट दिल्ली के लोग वैसे ही इतनी सिगरेट पी रहे हैं। तो बहुत सारे केसेस ऐसे देखे हैं कि आर्थराइटिस हुआ, जिनको हुआ वो कुछ भी नहीं करते थे, खान पान भी अच्छा है, एक्टिव लाइफस्टाइल है, सिगरेट शराब कुछ नहीं, गुटखा कुछ नहीं, बट डॉक्टर का कहना है कि भैया दिल्ली में रहते हो तो हो गया, दिल्ली छोड़ दो। अब आप, हर कोई तो अपना शहर नहीं छोड़ पाता। हैवी ड्रिंकिंग ऑफ कोर्स, ये तो पॉइंट्स हैं ही, अगर स्मोकिंग और ड्रिंकिंग है तो होना ही है, उस इट इज़ इनएविटेबल। बट नहीं है फिर भी आपके एनवायरमेंटल एंड सराउंडिंग फैक्टर से हो जाएगा। अब सिम्टम्स क्या हैं ऑस्टियोपोरोसिस की, ये सबसे कमाल की बात है, इस बीमारी का कोई सिम्टम ही नहीं है। नो विजिबल सिम्टम। आपको पता ही नहीं चलेगा, एक दिन आपके हाथ में दर्द होने लगेगा और इतना दर्द होगा कि बोतल का ढक्कन भी नहीं खोल पाएंगे शायद, या अपना दरवाजा भी नहीं खोल पाएंगे, इतना दर्द होता है। और जब वो दर्द होगा तब आपको रियलाइज होगा यार कुछ तो बहुत गड़बड़ हो गया है, और फिर डॉक्टर बोलेगा कि अब हो गया था, अब मतलब इट इज इरिवर्सिबल। हो गया तो हो गया, इसको चेंज नहीं कर सकते। 45 साल के बाद तो हर कोई रिस्क में है। इसके बाद आता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ऑटोइम्यून डिजीज दैट कैन कॉज जॉइंट पेन एंड डैमेज थ्रू आउट योर बॉडी। ये भी वजह तो सेम ही है दोनों की, बट ये ऑटो इम्यून है। ऑटो इम्यून मतलब बॉडी ही अपने आप की एक तरह से दुश्मन हो जाती है। तो ये अगर हो जाए, कि आप देख रहे हैं ये दो इमेजेस बनाई हैं, लेफ्ट साइड में है हैंड, हेल्दी हैंड, और राइट साइड में है हैंड विद आर्थराइटिक जॉइंट्स। तो हेल्दी हैंड ऐसा दिखेगा, आर्थराइटिक जॉइंट का, जिसको आर्थराइटिस है, उनके जोड़ों की वजह से उंगलियों की थोड़ी सी डी शेप हो जाएगी और वो सूजन सूजन वाली उंगलियां दिखेंगी। नेक्स्ट प्रॉब्लम एग्जैक्टली है क्या रूमेटॉइड आर्थराइटिस में। अगर आपके एक हाथ में दर्द होना शुरू हुआ है और डॉक्टर ने बोला है कि ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, तो आपके दूसरे हाथ में भी होगा, बिकॉज ये मिरर करता है बॉडी। इफ वन हैंड इज अफेक्टेड अदर हैंड विल आल्सो बी अफेक्टेड, जॉइंट्स लूज देयर फंक्शन। अगर इसको ट्रीट नहीं किया गया सही तरीके से तो धीरे धीरे जॉइंट्स आप अपना काम करना ही बंद कर देंगे, और आप बहुत लोगों के देखेंगे कि उंगलियां मुड़ी हुई होती हैं या झुके हुए होते हैं, कुछ होता है। तो वो इसी वजह से होता है कि सही ट्रीटमेंट सही टाइम पे नहीं मिला और फिर धीरे धीरे जॉइंट्स ने काम करना बंद कर दिया। अब जब ये बढ़ेगा तो फिर आपके स्किन को, हार्ट को, लंग्स को, हर जगह अफेक्ट करेगा। ये भी कोई भी बीमारी फॉर दैट मैटर ट्रीट नहीं करेंगे तो वो एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन पे, एक पार्ट से दूसरे पार्ट पे जाती ही है। अब ट्रीट नहीं करने का रीजन क्या हो सकता है कि इसका जो इलाज है वो इतना महंगा होता है। अगर आप किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाएंगे तो 1500 से 2000 रुपये तो मिनिमम फीस होगी, अच्छे डॉक्टर के पास। नॉर्मल डॉक्टर के पास तो हो सकता है कोई 100 रुपये लेके भी देख ले। बट जो एक्चुअली आर एच, मतलब रूमेटॉइड आर्थराइटिस देखता होगा, या रूमोलॉजिस्ट बेसिकली जो होंगे, वो होते ही महंगे हैं, क्योंकि वो एक्सपर्टीज है ही इतनी एक्सपेंसिव कि उनकी फीस 1500 2000 होगी। फिर उनकी दवाई भी हो सकता है कि 15 20 हजार रुपये की दवाई आए। तो अब हर इंसान हर महीने इतनी महंगी दवाई तो नहीं खा सकता, जितनी महंगी दवाई इसमें लगती है इसको कंट्रोल करने के लिए। इसीलिए वो ठीक से फिर ट्रीटमेंट मिल नहीं पाता। जब नहीं मिल पाता तो फाइनली हाथ पैर काम करना बंद कर देते हैं।
अब होता क्या है बेसिकली कि आपके जो जॉइंट्स होते हैं, जो जैसे मैं बॉल बेयरिंग वाली बात बता रहा हूँ, तो जो अब जॉइंट्स के अंदर दो, एक ये हड्डी है, एक ये हड्डी है। अब ये हड्डी को जो यहाँ पे कनेक्ट होते हैं तो बीच में कुछ एक आपके फ्लूइड्स होते हैं, एक तरह से लिक्विड होता है। वो लिक्विड जो तेल हो गया एक तरह से, अगर किसी मशीन में तेल ना डालें तो क्या होगा, जम जाएगी। तो ये जो लिक्विड है, बॉडी का जो तेल है, ये धीरे धीरे आपकी लाइनिंग जो इसकी होती है वो कोरोड होना स्टार्ट हो जाती है, वो खराब होने लगती है बेसिकली लेमन लैंग्वेज में। तो वो कम होने लगता है तो आपका जॉइंट एक दूसरे से टकराते हैं। जब वो टकराएंगे तो हीट पैदा होगी, हीट होगा, फ्रिक्शन होगा, उससे स्वेलिंग होगी और जॉइंट्स खराब हो जाएंगे। ये बेसिक है इस प्रॉब्लम का, यहाँ से ये शुरू होती है। स्वेलिंग होगी, टेंडेंस में प्रॉब्लम, वीकनेस होगी, और जॉइंट लॉस होगा, शेप टी शेप हो जाएगा। ये सारे फिर सिम्टम्स धीरे धीरे आपको दिखने लगेंगे। इनिशियली कोई सिम्टम नहीं दिखेगा, क्योंकि आप समझें, ये दो हड्डियों के बीच में जो फ्लूइड है धीरे धीरे कम हो रहा है। अब इसके कम होने का मतलब है आपको धीरे धीरे आर्थराइटिस होना स्टार्ट हो रहा है। बट उसके कम होने का तो कोई सिम्टम नहीं है ना। सिम्टम तो तब शुरू होगा जब वो इतना कम हो जाए कि आपस में हड्डियां टकराने लगे। जब वो उतना कम हो जाएगा तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, इसलिए इस बीमारी का कोई सिम्टम नहीं होता। ऐसा दिखता है कुछ हमारी दो हड्डियों के बीच में, ब्लू कलर का आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड पे। ये मेनिस्कस है, और फ्लूइड है इसमें। इसको साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं, जो ये हड्डियों के बीच में होता है। राइट साइड में आप देख रहे हैं, पहले ये फ्लूइड हटा, जब हड्डी एक दूसरे से टकराने लगी तो हड्डी भी करोड हो गई और उसके आसपास सूजन भी आ गई और वो कोरोजन स्टार्ट हो गया हर जगह से। ये बेसिक है, आपकी हड्डियों के साथ भी ऐसे ही होता है। ऐसा कुछ आपका हाथ दिखने लगता है जब इसको ट्रीट ना करें और ये थोड़ा सा एडवांस लेवल पे पहुंच जाए। कार्टिलेजेस, हड्डियां, फ्लूइड सब धीरे धीरे डिग्रेड हो जाते हैं। फाइनली ये सिम्टम्स आपको दिखेंगे कि थोड़ा सा गर्म लगेंगी आपको छूने में, आपके जहाँ पे भी जोड़ है, जहाँ पे भी जॉइंट है वहाँ पे छूएंगे तो सूजन रहेगी। स्टिफनेस, सुबह उठ के स्टिफनेस फील होगी, सुबह उठ के हाथ पैर नहीं चलेंगे, या बहुत देर तक एक ही जगह एक ही पोजीशन में बैठे रहेंगे तो भी उठेंगे उसके बाद तो दर्द होगा। फटीग रहेगा हमेशा, फीवर भी आ सकता है बार बार। फटीग मतलब थकान रहेगी हमेशा। सबसे बड़ी वजह है जिसको कंट्रोल करना चाहिए, जिस वजह से इस बीमारी को, वो है इसका कोई क्योर नहीं है। देयर इज नो क्योर, इट इज इरिवर्सिबल। अगर ये हो गया तो हो गया। अभी तक तो दुनिया में इसका कोई 100% क्योर नहीं दे पाया, स्पेशली एलोपैथ तो नहीं दे पाया। आयुर्वेद में फिर भी बोला जाता है कि हाँ हम क्योर कर देते हैं चीज़ों को, बट वो भी 100% चीज़ों को क्योर करना तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है अभी एटलीस्ट। मैं ये नहीं कहता कि नहीं होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा एडवांस्ड है साइंस। कुछ हो सकता है सोल्यूशन मिल जाए, अभी करंटली इसका कोई सोल्यूशन नहीं। वेरी एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट, वन ऑफ द मेजर कॉजेज आर एलोपैथिक मेडिसिन। आपको कोई भी बीमारी है, आप एलोपैथिक मेडिसिन खाते हैं, वो एलोपैथिक मेडिसिन आपकी दूसरी बीमारी क्रिएट करती है। फाइनली डॉक्टर्स ऑल्सो गिव एलोपैथिक मेडिसिन फॉर ट्रीटमेंट। एलोपैथ हैज नो सोल्यूशन ऑफ आर्थराइटिस। आपको डॉक्टर दवाई देगा और फिर ये बोलेगा कि भैया मैं इसको ठीक नहीं कर सकता, दर्द कम कर सकता हूँ। बट वो दवाई इतनी स्ट्रांग होगी, साथ में स्टेरॉइड्स भी मिलेंगे, और कम से कम 8-10 तरह की गोलियां मिलेंगी। वो इतनी स्ट्रांग होंगी कि वो आपकी किडनी खराब करेंगी, फिर आपका लीवर खराब करेंगी। किडनी खराब होने से फिर आपको अलग तरह के इश्यूज शुरू हो जाएंगे, और लीवर खराब होने से और अलग तरह के। फाइनली धीरे धीरे आपके सारे ऑर्गन्स ही फेल हो जाएंगे। जो ऑर्गन फेलियर जिसको कहते हैं, बहुत सारे ओल्ड एज में आपने देखा होगा, जो बुढ़ापे में लोग बहुत ज़्यादा बीमार हो जाते हैं, उनका वजह ये होती है कि फाइनली डॉक्टर कहता है यार इनको डायबिटीज़ भी है, इनका लीवर भी ठीक से काम नहीं कर रहा है, इनका किडनी भी नहीं कर रहा है, तो हम टेस्ट भी नहीं कर पा रहे हैं, ना इनको ट्रीट कर पा रहे हैं, ना कोई ऑपरेशन कर पा रहे हैं। तो फिर उनको कुछ नहीं हो सकता, बस उन्हें छोड़ देते हैं। और धीरे धीरे फाइनली डेथ ही होती है उस सिचुएशन में, और कुछ नहीं हो सकता। मेरे फैमिली में मैंने देखा है, कुछ हमारे मेरे रिलेटिव्स, उनके साथ ऐसा हुआ है। तो ये बहुत खराब सिचुएशन होती है। एलोपैथ आपको पहले तो बहुत बढ़िया ट्रीटमेंट देते हैं, धीरे धीरे वही आपके दुश्मन हो जाते हैं। फाइनली डॉक्टर हाथ खड़े कर देते हैं कि भैया हम कुछ नहीं कर सकते हो, और साइन और करवा लेते हैं फॉर्म पे कि कुछ हो गया तो हम रिस्पॉन्सिबल नहीं। तो जो बेसिकली ठीक कर रहा है वही आपको खराब भी कर रहा है। तो व्हाट इज द सोल्यूशन? सोल्यूशन है क्या इसका?
जोई वेलनेस आर्थराइटिस कॉम्बो, ये बहुत ज़्यादा रिसर्च और बहुत सारे लोगों को और बहुत सारी समझ के बाद बहुत सारी किताबें आयुर्वेद की, जिनमें इस ग्रंथ जो हैं कम से कम 40-45 किताबों में से अलग अलग फॉर्मुलेशंस से उनके अलग अलग जो इंग्रेडिएंट्स हैं, उनके जो रिजल्ट्स हैं जो पहले से चले आ रहे हैं, फिर एक फॉर्मुलेशन बनाई गई है। और ये प्रोडक्ट्स फिर हमने रेडी किए हैं। ऑर्थोकेयर, जोइकैल, ग्लूकोसामिन और उसके साथ ओलियो। अब इनका बेसिकली काम क्या है, पहले बात करते हैं ऑर्थोकेयर की। सबसे पहले ऑर्थोकेयर से क्या होगा, आपका पेन जो है वो कम होगा, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है दर्द को कम करना इमीडिएट। कोई भी डॉक्टर भी यही करता है, इंजेक्शन लगाएगा तो सबसे पहले दर्द कम करेगा, दर्द कम नहीं होगा तो आराम नहीं आएगा। पहले दर्द कम होता है, धीरे धीरे फिर ये आपको हीलिंग में और ट्रीटमेंट पे काम करता ही है ऑफ कोर्स, क्योंकि इसमें जो इंग्रेडिएंट्स डले हैं वो इंग्रेडिएंट ऐसे हैं, जो फॉर्मुलेशन है वो ऐसी है जो बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स को मिला के बनाई गई है। जो ये जड़ी बूटियां इसमें डाली हैं वो अलग अलग किताबें हैं आयुर्वेद की, उनमें पढ़ सकते हैं अगर आप मंगाना चाहें। एक का नाम मैं बता देता हूँ, भाव प्रकाश निघंटू एक किताब है। ऐसी ही 40 और किताबें हैं। तो हम क्या करते हैं, एक एक अलग अलग जगह पे उसका कोई रेफरेंस होता है, फिर उसकी क्या रिसर्च हुई है, उस पर क्या काम किया है, कहाँ कहाँ पे उसको उस हर्ब ने इफेक्ट दिया है। अब एक हर्ब का बेसिक नेचर कुछ और हो सकता है, उसका दूसरे का कुछ और हो सकता है, फिर उनको फाइनली कंबाइन कैसे करना है, इन्फ्यूज कैसे करना है, वो फिर टेक्निकल काम है। वो धीरे धीरे इसीलिए प्रोडक्ट बनने में टाइम लगता है। तो फाइनली ये फॉर्मुलेशन बनी है विच इज़ वेरी हेल्पफुल इन रिड्यूसिंग पेन एंड ट्रीटिंग आर्थराइटिस। अब आर्थराइटिस ही नहीं ट्रीट करता, बेसिकली जॉइंट्स की ओवरऑल हेल्थ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप 30 साल से ऊपर की उम्र है तो ये रेगुलर लेना चाहिए, क्योंकि आपका जो लाइफस्टाइल है डेफिनेटली वो ऐसा है जिसकी वजह से जॉइंट्स में प्रॉब्लम हो रही है। अगर आप बोलेंगे हम जिम रेगुलरली जाते हैं उसकी वजह से तो हम हेल्दी हैं, फिर भी प्रॉब्लम है, क्योंकि जिम में भी तो जॉइंट्स यूज होते हैं, और उसमें तो बल्कि और ज़्यादा उसमें उसमें स्ट्रेन पड़ता है और स्ट्रेंथ लगती है। नेक्स्ट जोइकैल। कैल्शियम की कमी तो लोगों में है ही, ये तो नोन फैक्ट है, बहुत कॉमन फैक्ट है कि कैल्शियम अगर आप रेगुलर लेते हैं तो हड्डियां मजबूत रहेंगी, इसलिए बच्चों को दूध पिलाया जाता है, उसे कैल्शियम मिलता है। तो कैल्शियम अगर हम नहीं ले रहे हैं रेगुलरली तो आपकी हड्डियां कमजोर होंगी ही होंगी। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे हम तो दूध रेगुलरली पीते हैं। एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है जिसमें हो सकता है कि आप सारे लोग एग्री ना करें मेरे से, और थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है, बट सच है कि 5 साल के बाद, 5 साल की उम्र के बाद अगर आप दूध पीते हैं तो उसका कोई फायदा नहीं। वो एक गिलास गर्म पानी में दूध से ज़्यादा एनर्जी मिलती है बॉडी को। उसकी वजह यह है कि कुछ ग्लैंड्स होते हैं जो दूध को प्रोसेस करते हैं, वो बचपन में ही होते हैं बॉडी में, उसके बाद वो नहीं रहते, तो दूध का कोई फायदा नहीं होता बॉडी में। अब ये बहुत लोग इससे डिसएग्री भी कर सकते हैं। आप अगर डॉक्टर्स हैं या कोई मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं अवेलेबल तो वो भी बोल सकते हैं कि नहीं ये सही नहीं है, बट रिसर्चेज हैं, स्टडीज़ हैं, और इसको बहुत ज़्यादा प्रमोट नहीं किया जाता इस फैक्ट को। वो इसलिए क्योंकि इंडस्ट्री है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हर जगह है, तो दूध की सेल कम हो जाएगी शायद, बट ये सच है। मैंने भी पहले ये बात स्कूल में कहीं पढ़ी थी, फिर बाद में जब मैंने इस पर पढ़ना स्टार्ट किया, कहीं से ये नॉलेज मिली, इन्फॉर्मेशन मिली, तो मुझे भी याद आया कि यार स्कूल में भी ये पढ़ाया गया था। एनीवे, तो हमने जो कैल्शियम बनाया है ये पर्ल जो होता है, मोती जो होता है, मुक्ता पिष्टी कहते हैं उसको आयुर्वेद में, उसके वो डिराइव्ड कैल्शियम, पर्ल से डिराइव्ड कैल्शियम है, पर्ल पाउडर है बेसिकली। तो इसमें और ऑफ कोर्स प्रोसेसिंग होती है, बहुत कुछ होता है, इसमें मेन इसका इंग्रेडिएंट पर्ल कैल्शियम है। तो ये अगर मार्केट में आपको कोई कैल्शियम और मिल भी रहा है तो आई डोंट थिंक उसमें इतना रिफाइंड कैल्शियम या इतना सोफिस्टिकेटेड इंग्रेडिएंट डाला गया होगा। नेक्स्ट आता है ग्लूकोजामीन। ग्लूकोजामीन एक तरह का कंपाउंड है। अ, ये इसका काम मेजरली ये होता है, जो मैंने आपको बताया कि आपके जॉइंट्स के बीच में जो फ्लूइड हैं वो फ्लूइड धीरे धीरे डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये उस फ्लूइड को और जो उसके आसपास कार्टिलेजेस डिस्ट्रॉय होते हैं या वो होते हैं उसको कंट्रोल करता है और उसको रिप्लेनिश करता है।
मेजर काम इसका ये है। हेल्प्स इन कार्टिलेजेस एंड जॉइंट पेन, इस पे हमने लिखा भी है। तो मतलब यही है कि कार्टिलेजेस पहले तो आपके उसमें दर्द होना स्टार्ट होता है, फिर बात हड्डी तक जाती है, और जो फ्लूइड धीरे धीरे आपका कम होता है उसको रिप्लेनिशमेंट चाहिए। मतलब तेल अगर बॉडी में रिफिल नहीं होगा तो हड्डियों में प्रॉब्लम होगी ही होगी। तो ग्लूकोजामीन का मेन काम वो है। अब ओलियो क्या करता है इस सबके साथ? ओलियो बेसिकली, ओलियो में तो इतनी सारी चीजें हैं कि वो हर एक चीज के साथ, अगर किसी के साथ भी आप उसको यूज करें तो एज अ कैटलिस्ट काम करेगा, अगर अकेले भी यूज करें फिर भी वो अपने आप में 900 बीमारियों में कारगर है। बट ओलियो के साथ अगर आप कोई ऐसा कॉम्बिनेशन दे दें तो वो बीमारी का अगर आपको रिजल्ट 1 महीने में आना है तो 10 से 15 दिन में आ जाएगा। इतना इफेक्टिव है ओलियो, किसी भी चीज़ का कैटलिस्ट, एज अ कैटलिस्ट काम करके उसका रिजल्ट एनहांस कर देता है, और बॉडी में और बहुत सारी बीमारियां जो हो रही होती हैं जो पता भी नहीं होती, वो तो ऑफ कोर्स ठीक कर ही देता है। तो अगर ओलियो इनके साथ लेते हैं तो 10 से 15 दिन में डेफिनेटली आपको जो आराम आना है आर्थराइटिस में, या वैसे ही अगर आर्थराइटिस नहीं भी है, जोड़ों का दर्द है, उसमें जो पेन कम होना है वो हो जाएगा। कैल्शियम से आपको जो रेगुलर कैल्शियम इंटेक मिलेगा उससे हड्डियां ऑफ कोर्स मजबूत होंगी ही होंगी। थर्ड, आपका जो साइनोविल फ्लूइड, जो तेल बॉडी का कम हो रहा है हड्डियों का, वो रिप्लेनिश ग्लूकोसामीन करेगा। तो कोई भी आपको मिले और वो बोले यार जोड़ों में दर्द रहता है, तो ये 4 चीजें आंख बंद करके दे दो। मतलब शायद 1 से 1.5 महीने में वो फोन करके बोलेंगे ही आपको कि ये जिंदगी आसान कर दी। डेफिनेटली। तो ये कॉम्बिनेशन है। अ, अगर कहीं पे भी डाउट हो कि क्या देना है क्या नहीं देना है, तो ये अगर ऐसे लोग आपको मिलते हैं जो बोलते हैं कि हम इतना सारा एक साथ नहीं ले सकते, या और भी कम कॉस्टिंग में कुछ करना है, तो ग्लूकोजामीन और ऑर्थो केयर तो साथ में दे ही दीजिएगा, इससे कम में मत दीजिएगा। ये चारों मैंडेटरी हैं। अगर कहीं पे ऐसा हो कि नहीं अभी कुछ कम प्रोडक्ट देने हैं, तो ऑर्थो केयर एंड ग्लूकोजामिन ये दोनों तो साथ में जाएंगे ही जाएंगे मिनिमम। और उसके साथ जोई कैलोल अगर दे सकें तो वेल एंड गुड। और ओलियो तो मैं बोलता हूँ कि हर इंसान को हर रोज पीना ही चाहिए, तो ये साथ में देना ही चाहिए डेफिनेटली। अब बेनिफिट्स इनके क्या हैं मैंने बता ही दिए हैं वैसे तो। हेल्प्स इन कंट्रोलिंग एंड ट्रीटिंग आर्थराइटिस, जॉइंट पेन को क्योर करते हैं, आर्थराइटिस में इफेक्टिव हैं। डिफॉर्मेशन ऑफ जॉइंट्स जो है, डिफॉर्मेशन जॉइंट्स में अगर डिफॉर्मेशन या जैसे उंगलियों अगर टेढ़ी हो गई हैं या मुड़ गई हैं कुछ हैं, उस सिनेरियो में भी इफेक्टिव हैं। नेचुरल तो है ही ऑफ कोर्स 100%, कोई साइड इफेक्ट नहीं है किसी भी तरह का, ना किडनी पे इफेक्ट करेंगे ना लीवर पे करेंगे, किसी भी तरह का साइड इफेक्ट नहीं। हिप शोल्डर नी एल्बो रिस्ट किसी भी तरह का जॉइंट है, कहीं का भी कहीं पे भी जोड़ों का दर्द है, ये हर एक पे काम करेंगे, एंड नो साइड इफेक्ट्स एट ऑल। तो अगर एलोपैथिक मेडिसिन किसी की ऑलरेडी चल रही है आर्थराइटिस की, उसके साथ ये देना स्टार्ट कर देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप देखेंगे कि मैक्सिमम 3 महीने में वो अगर अपनी आर्थराइटिस की जो मेडिसिन ले रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी कम भी कर देंगे तो भी उनको फर्क नहीं दिखेगा रिजल्ट में, क्योंकि ये वाली जो ये सप्लीमेंट्स वो ले रहे होंगे साथ साथ, ये क्योर कर चुके होंगे। अब इंस्टेंट रिलीफ कभी कभी अपने को चाहिए होता है ऑफ कोर्स, उसके लिए ये है पेन ऑयल ऑर्थो केयर। पेन ऑयल जो है, मार्केट में बहुत सारे पेन ऑयल हैं, आप देखेंगे ऐड भी बहुत सारों का आता है और बहुत सारे पेन ऑयल हैं। मेजर डिफरेंस जो हमारे पेन ऑयल में और मार्केट में है वो है कैप्सिकम ऑयल। हम इसमें कैप्सिकम ऑयल यूज करते हैं। शिमला मिर्च का तेल, शिमला मिर्च का तेल बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है जोड़ों के दर्द के लिए, बट शिमला मिर्च का तेल औरों में भी होगा। ओलियो रेजन एक चीज होती है कि अगर आप कोई एक चीज यूज कर रहे हैं, कोई एक्सट्रैक्ट या ऑयल यूज कर रहे हैं, तो उसकी प्योरिटी कितनी है, ओलियो रेजन वो डिफाइन करता है। 40% ओलियो रेजन कैप्सिकम ऑयल में बहुत हाई परसेंटेज है, मतलब ऑलमोस्ट इस, और ये इतना ज्यादा होता है अगर प्योर, कभी आप लोगों का किसी आप में से आना हुआ फैक्ट्री तो मैं आपको चेक करवाऊंगा। ये इतना ज्यादा पोटेंट होता है कि ये थोड़ा सा भी, मतलब एक बूंद भी अगर आपके बॉडी के किसी पार्ट पे गिर गया, 40% ओलियो जो कैप्सिकम ऑयल है, तो वो इतना आपको गर्म एहसास देगा और इतना वहां पे वो जलन देगा कि वो आपको वो धोना ही पड़ेगा, और धोने के बाद तक भी देता रहेगा। तो उतना प्योर और इतना रिफाइंड इंग्रेडिएंट हम यूज करते हैं इस ऑयल में, इसीलिए इसके रिजल्ट इतने हाई हैं। उसको फिर हमें बहुत सारे और एक्सट्रैक्ट्स और ऑयल्स के साथ ब्लेंड करके यूज करते हैं। तो
तब जाके वो न्यूट्रलाइज होता है थोड़ा, नहीं तो इतना पोटेंट है कि अगर डायरेक्ट दे दिया तो वो बहुत ज़्यादा मतलब, कहने का मतलब ये है कि मार्केट में ऐसा इंग्रेडिएंट तो कोई और यूज़ ही नहीं कर रहा है। इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव भी है। ये लगभग अभी जो करंट है 2.5-3 लाख रुपए लीटर के हिसाब से आता है। इतना महंगा इंग्रेडिएंट है। तो ये हम यूज़ करते हैं हमारे पेन ऑयल में, जिसकी वजह से इसका रिजल्ट इतना स्ट्रांग है और इतना इंस्टेंट और इफेक्टिव है। तो ये क्या करता है, आपको लगाते ही एक तो गर्म गर्म एहसास देगा, पेनिट्रेट करता है, और जो जॉइंट्स में स्वेलिंग है बेसिकली, आप जब किसी चीज़ पे स्वेलिंग होती है तो आप क्या करते हैं, उसकी सिकाई करते हैं। तो हमें भी सिकाई करनी होती है, तो जॉइंट्स तक पेनिट्रेट करके वो सिकाई जो देता है उससे वो स्वेलिंग कम होती है और पेन कम होता है। ये इसका रिजल्ट इफेक्ट है। तो ये नोट करना हो तो कर सकते हैं, 40% ओलियो रेजन वाला कैप्सिकम ऑयल। तो मार्केट में किसी प्रोडक्ट के सामने अगर कोई बोले जी हम ये यूज़ करते हैं, हमारे पास तो ऑलरेडी है, तो उनसे पूछिएगा कि आप ये प्रोडक्ट में पहले तो कैप्सिकम ऑयल है, होगा ही नहीं 90% प्रोडक्ट्स में तो, क्योंकि वो आता ही इतना महंगा यूज़ नहीं होता। अगर वो बोले जी है, तो उसके बाद ओलियो रेजन के 40% है उसका। अगर नहीं है तो फिर उसका इफेक्ट ही नहीं होगा। जनरली 2% या 3% वाला मार्केट में यूज़ होता है, अगर होता भी है तो ये इतना इफेक्टिव प्रोडक्ट इसीलिए है क्योंकि ये इंग्रेडिएंट डाला गया है। अब कंक्लूजन क्या है इस पूरे कॉन्वर्जेशन का? जॉइंट पेन कैन बी ऑफ मल्टीपल टाइप्स। बहुत तरह के आपको जोड़ों के दर्द हो सकते हैं। आर्थराइटिस भी हो सकता है या कोई और प्रॉब्लम भी हो सकती है। और जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, वो जोड़ों का दर्द लेके या प्रॉब्लम लेके, वो क्या करते हैं, वो आपको कोई दवाई देते हैं। अब एलोपैथ इज द रीजन ऑफ जॉइंट पेन एंड ऑल्सो गिवन एज अ ट्रीटमेंट। तो जो ट्रीट कर रहा है आपको, वही बेसिकली आपका उसकी वजह भी है। तो मतलब ये ऐसा है कि किसी ने गोली मार दी और फिर उसे पट्टी भी वही लगा रहा है। तो ऐसा ही कुछ है एलोपैथिक मेडिसिन। आयुर्वेद इज द ओनली एक्चुअल सोल्यूशन ऑफ आर्थराइटिस। अगर क्लोजेस्ट टू रिवर्सिंग आर्थराइटिस कुछ है तो वो आयुर्वेद है। मतलब अगर रिवर्स हो सकता है किसी तरह के, अभी इतना आउट ऑफ कंट्रोल नहीं हुआ है कि इस बीमारी को हम किसी तरह रिवर्स कर सकते हैं, तो आयुर्वेद से ही कर सकते हैं और किसी चीज़ से नहीं कर सकते। अगर बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है और बहुत ही ज़्यादा हाई एडवांस लेवल पे है, तो रिवर्स तो खैर आयुर्वेद भी नहीं करेगा फिर, अगर बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल पे आर्थराइटिस है। बट हाँ, ये है कि वो इतना कंट्रोल कर देगा कि आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, और प्लस उस ट्रीटमेंट से साइड इफेक्ट नहीं होंगे, जिसकी वजह से कोई और बीमारी नहीं पैदा हो जाएगी। जोई आर्थराइटिस कॉम्बो शुड बी टेकन बाय एवरीवन आफ्टर द एज ऑफ 45। 45 के बाद तो ये जो 4 प्रोडक्ट मैंने बताए वो सभी को लेने हैं। और अगर हो सके तो कम से कम ग्लूकोजामीन और जोई कैल तो 30 साल के बाद लेना स्टार्ट कर देने चाहिए, अगर आपको जॉइंट पेन नहीं भी है तो, ताकि आपके जो फ्लूइड्स हैं वो रिप्लेनिश होते रहें, और जोई कैल से आपको जो कैल्शियम मिलना है वो मिलता रहे। और किसी को अगर जोड़ों का दर्द है और वो बोले कि हमें कम से कम प्रोडक्ट चाहिए, तो उनको ऑर्थोकेयर और ग्लूकोजामीन कम से कम देना है, 2 प्रोडक्ट तो। अगर हो सके तो मैं तो बोलूँगा सबको कम से कम चारों तो दें ताकि जल्दी रिजल्ट आए। बट कहीं पे हो सकता है कि कम से कम देना पड़ जाए, तो वो 2 प्रोडक्ट तो मैंडेटरी ही हैं। वैसे तो चारों ही मैंडेटरी। अब ये तो था आर्थराइटिस के बारे में और प्रोडक्ट्स के बारे में, जोई कैल के और आर्थराइटिस का जो कॉम्बो है। अब इसके बाद एक क्वेश्चन और आ रहा है मार्केट से कि हमने अभी जो एक प्रोडक्ट लॉन्च किया है ट्रेमफास्ट के नाम से। तो हमारे पास ऑलरेडी एक प्रोडक्ट था वेट केयर। अब हमने ट्रेमफास्ट के नाम से एक प्रोडक्ट और लॉन्च किया है जो वेट पे ही काम कर रहा है। तो ये क्यों किया गया है और दोनों में डिफरेंस क्या है, ये मैं फटाफट बता देता हूँ। बहुत बेसिक है। 2 तरह के फैट होते हैं बॉडी में, सबक्यूटेनियस फैट एंड विसरल फैट। अब सबक्यूटेनियस फैट क्या होता है? सबक्यूटेनियस फैट है जो आपके स्किन के नीचे जमा होता है। तो ये आपके जो जब आप अपनी टच करेंगे तो जो स्किन हिलती है किसी किसी की, वो यही होता है, वो सबक्यूटेनियस फैट है। तो ये हिप्स पे हो सकता है, थाइस पे हो सकता है, पेट पे हो सकता है, हाथों में हो सकता है, जो आप देखते हैं लेडीज को ज़्यादा होता है हाथों में। ये यहाँ पे जमा होता है। ये डेंजरस तो है ही बॉडी के लिए। और ये आप मेटाबॉलिज्म आपका वीक होता है उसकी वजह से होता है, और थोड़ी बहुत बेसिक एक्सरसाइज और मेटाबॉलिक रेट अगर आप बढ़ा लें अपना, तो ये कंट्रोल हो जाता है। तो अगर आप
आपको बहुत ये पता तो वैसे नहीं चलेगा आपको सबक्यूटेनियस फैट है या विसरल फैट है। बट हाँ ये है कि अगर आपको फील होता है कि थोड़ा बहुत वेट पे काम करने की ज़रूरत है और थोड़ा और हेल्दी होने की ज़रूरत है, तो उसके लिए आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट करने के लिए वेट केयर है। और इसके साथ आप थोड़ी एक्सरसाइज करें, थोड़ा सा कंट्रोल करें खाना, तो आपका ये जो सबक्यूटेनियस फैट है, जो आपके थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं डिपॉजिट होना स्टार्ट हुआ है, वो उसको ये कंट्रोल करता है। इसके बाद आता है विसरल फैट। ये बहुत डेंजरस है। ये कभी कभी हमें दिखता भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर आप मोटे ही हैं तो भी आपको विसरल फैट होगा। ये पतले लोगों में भी हो सकता है। तो विसरल फैट बहुत आपके डीप विद इन जमा होता है, या आपके स्टमक की जो लाइनिंग है उसके अराउंड हो सकता है, लीवर की लाइनिंग के अराउंड हो सकता है। जो फैटी लीवर हम बोलते हैं बेसिकली वो विसरल फैट है। या आपके इंटेस्टाइन्स की लाइनिंग के अराउंड जमा हो सकता है। ये होता है गलत जो हम उल्टा सीधा खाते हैं, या फिर जो हम बहुत फैटी खाना, या फिर बहुत ज़्यादा फास्ट फूड या प्रोसेस्ड फूड जब हम खाते हैं, तो ये धीरे 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 डिपॉजिट होता है। ये आपको बहुत ज़्यादा रिगरस वर्कआउट करना ही पड़ेगा इसके लिए, और सप्लीमेंट लेने ही पड़ेंगे, तब जाके दोनों के कॉम्बिनेशन से कम होगा। आप सप्लीमेंट्स मार्केट में तो बहुत सारे अवेलेबल हैं, बट वही है कि वो फिर अगेन उनमें इतने क्या बोलें उसको, लैब मेड इंग्रेडिएंट्स या कॉस्मेटिक इंग्रेडिएंट्स डाले जाते हैं, जिसकी वजह से वो आपके किडनी पे, लीवर पे इफेक्ट करते हैं। ये प्रोडक्ट ऐसा है जो आपके विसरल फैट पे डायरेक्ट काम करता है। और इसके साथ आप वर्कआउट करते हैं तो आपको जो ट्राइग्लिसराइड, जो जैसे कोलेस्ट्रॉल बढ़ना, या फिर ये सब इसी के सिम्टम्स हैं बेसिकली विसरल फैट के। तो किसी को आपको ऐसा लगे, जिनको डॉक्टर बोले कि भैया अब आपके खाने को कंट्रोल करने की ज़रूरत है, या आपको अब कोलेस्ट्रॉल नहीं खाना है, तला भुना नहीं खाना है, ऐसा वाला जब डॉक्टर ये वाली बातें बोलना शुरू कर दे, तब आपको पता है कि आपको विसरल फैट की प्रॉब्लम है, और अब आपको वर्कआउट अपना थोड़ा रिग्रेस करना है, एंड ये वाला प्रोडक्ट लेना है, ट्रिम फास्ट। तो वेट केयर तो रेगुलरली मुझे लगता है सभी को लेना चाहिए, ताकि आपका जो मेटाबॉलिज्म है, मेटाबॉलिक रेट है, वो मेंटेन रहे। कम है तो बढ़ जाए। और विसरल फैट अगर है बॉडी में, या ऐसे इश्यूज हैं जो आपके अब फैटी लीवर, या अगर फैटी लीवर का प्रॉब्लम है, तो लीवर वाले जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं उनके साथ ये वाला प्रोडक्ट डेफिनेटली दिया जाए। और आपको अगर डाइजेशन का भी इशू रहता है, तो वो इसलिए हो सकता है कि आपके फैट डिपॉजिट है इंटेस्टाइन्स में, और उसके साथ बाकी और इश्यूज हैं, तो उसके साथ भी ये दिया जा सकता है। सो ये बेसिक डिफरेंस है दोनों प्रोडक्ट्स में। जो कंफ्यूजन था आई थिंक इससे क्लियर हो जाएगा। तो कोई पूछे तो ये है कि वेट के रेगुलरली देना चाहिए, और ट्रेनफास्ट जो है वो उनको देना चाहिए जिनको अपने कोलेस्ट्रॉल या फैटी लीवर या फिर विसरल फैट बेसिकली बॉडी में उसको कम करना है, तो उनको देना। तो दैट इज अबाउट इट। थैंक यू सो मच अनिकेत जी। नाउ ओवर टू यू प्लीज। अनिकेत सर हैं आई थिंक, म्यूट है। जी सर, थैंक यू सो मच सर। बड़ी खुशी हुई है सब लोगों के साथ, और इतना सारा हम तो सोच रहे थे सर 4 प्रोडक्ट्स के बारे में पता चलेगा।